दुनिया का सबसे लंबा संविधान रखने वाला देश यानी हमारा लोकतांत्रिक देश भारत, जिसके संविधान की शुरुआत ही होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी हम भारत के लोग। यह सिर्फ एक पंक्ति नहीं है, यह अपने आप में इस बात की घोषणा है कि भारत की असली ताकत बसती है भारत की जनता में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मतदान इंडिया पॉडकास्ट में। और आज हम बात करने वाले हैं भारत के संविधान और उसके संविधान के डिफरेंट स्तरों के बारे में। जब संविधान कहता है हम भारत के लोग, तो वो हमें इस बात की याद दिलाता है कि भारत का जो लोकतंत्र है वो केवल संसद और विधानसभा में नहीं, भारत का असली लोकतंत्र बसता है भारत के लोगों में, वो लोग जो बसते हैं भारत के गाँवों में। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ भारत के लोकतंत्र की तीसरी इकाई यानी ग्राम पंचायत और पंचायती राज के बारे में। आज इन्हीं मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ है प्रकाश आनंद सर। मोस्ट वेलकम सर। तो आज आपके साथ हम बात करने वाले हैं बिहार के आगामी पंचायत चुनाव के बारे में। तो अभी जैसे 2026 में बिहार के ग्राम पंचायतों का चुनाव होने वाला है, तो इसमें आपका क्या मैसेज है अपने जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको आप क्या बताना चाहते हैं कि कैसे अगर कोई उम्मीदवार है जो इस इलेक्शन में लड़ना चाह रहे हैं तो उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उनको जीतने के लिए कौन सी दिशा को फॉलो करना है जो उनकी जीत को सुनिश्चित करेगा? सबसे पहले तो हम ये जान लें कि लोकतंत्र की बुनियाद है हमारा ग्राम पंचायत। जी बिल्कुल। लेकिन भारतीय लोगों के बीच में यह आम धारणा है कि ग्राम पंचायत की भूमिका हमारे लोक कल्याणकारी राज्य को बनाने में उतनी नहीं है जितनी हमारे संसद या विधानसभा या विधान परिषद की है। लेकिन मेरा विचार इससे इतर है, क्योंकि लोक कल्याण की भावना अगर कहीं से शुरू होती है तो हमारे पड़ोस से शुरू होती है। जी। तो उसी तरह से हमारे गांव में हम एक एक व्यक्ति को जानते हैं, हम एक दूसरे से इतने घुले मिले होते हैं कि किसके घर में क्या बन रहा है हमें पता होता है। यानी गांव के लोग हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ ही होते हैं। तो लोकतंत्र की बुनियाद वहीं शुरू होती है। अब रहा है कि विगत 2-3 दशकों में ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत के स्तर पर जो चुनाव होते हैं उसमें 2 रूप सामने आई है। एक काफ़ी डरावना विभत्स रूप और एक अच्छा रूप भी आया है। जी। जैसे हम बिहार के बाहर की बात करें तो बहुत सारे स्टेट्स में ग्राम पंचायत ने इतने बेहतर काम किए हैं कि उतना बेहतर न केंद्र सरकार ने किया न राज्य सरकार ने किया। लेकिन उन स्टेट्स की तुलना में अगर हम अपने स्टेट्स बिहार को देखते हैं तो हम पाते हैं कि उनका 10% भी हमारे यहाँ के ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों ने कार्य नहीं किया। क्योंकि यहाँ एक आम धारणा है कि चुनाव जीतना है, चुनाव जीतने के कुछ इक्वेशंस हैं, उन इक्वेशंस को फॉलो कर लो और चुनाव जीत जाओ। जब से हमारे यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर है कास्ट फैक्टर। पिछले 5-6 सालों में हम बात कर रहे थे कि अब हमारा देश विकास पे बात कर रहा है, कास्ट फैक्टर से हम लोग बाहर निकल रहे हैं। लेकिन अभी 1-2 साल में आपने देखा होगा कि फिर से हम वहीं लौट के आ गए। हाँ। तो ग्राम पंचायत का रिजल्ट एक तरह से उम्मीदवार हो या मतदाता हो पहले ही तय कर लेते हैं कि जिस कंस्टिट्यूएंसी में यानी जिस पंचायत में जिस कास्ट का वोट सबसे ज़्यादा है, अगर उसके उम्मीदवार कम है तो उनकी जीत पक्की है। जिसका वोट कम है, जिस जाति का वोट कम है, उसकी हार पक्की है। अच्छा, पहले से ऐसा दिमाग में? पहले से ऐसा दिमाग में है। तो हर उम्मीदवार अपना रिजल्ट मान के चलता है। मतलब पूरा जाति समीकरण पे डिपेंड करता है। लेकिन अब रही कि पिछले विधानसभा चुनाव में हमने देखा या बंगाल के चुनाव में हमने देखा कि बंगाल चुनाव में केंद्र सरकार ने जितने भी लोग बाहर काम करते थे बंगाल के या विधानसभा में बिहार के लोग जिन कंपनियों में काम करते थे उन कंपनियों को बोल के उनको छुट्टी दिलवा के वोट डालने के लिए भेजा गया। जी बिल्कुल। तो इस बार का पंचायत चुनाव में भी ये होगा। जैसे किसी गांव का एग्जांपल लेते हैं कि वहाँ 5000 वोट है, मतदाता सूची में 5000 लोगों का नाम है, लेकिन पोलिंग कितना होता है? 300 से लेकर 700 के बीच में। मतलब लोग वोट कारण क्या है? नहीं, हाँ, कारण क्या है कि बाकी लोग बाहर हैं। अच्छा। तो जब तक वे 5000 मतदाता वापस नहीं आएंगे तब तक सही चुनाव नहीं होगा, सही मायने में चुनाव नहीं होगा। तो ये पहले से सोच लेना कि चुनाव का परिणाम ये होगा, इसलिए मुझे लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए, बिल्कुल ही गलत है। मेरी यह धारणा अलग है।
पंचायत चुनाव जीतने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपके पंचायत में, वार्ड स्तर से लेकर पूरे पंचायत की बात कर रहा हूँ, कि सबसे माने कौन सा मुद्दा हावी है, लोगों के बीच में कौन सा मुद्दा चल रहा है। आमतौर पे हर लोग समस्याओं की बात करते हैं, तो समस्याएं पक्ष और विपक्ष दोनों उम्मीदवार गिनाते हैं। हाँ। लेकिन जनता उसी की तरफ आकर्षित होती है जो उन समस्याओं का समाधान भी प्रस्तुत करे। तो मतलब आप बोल रहे हैं कि ऐसा लीडर होना चाहिए जो सोल्यूशन ड्रिवन अप्रोच पे काम करे। सोल्यूशन ड्रिवन अप्रोच। तो पंचायत चुनाव में जीत के लिए सबसे पहले अपने मतदाताओं को समझिए। समझने के लिए ज़रूरी होता है उनको सुनना, और हमारे यहाँ सुनने की आदत बहुत कम है, और 2014 से तो हमने बिल्कुल ही सुनना बंद कर दिया है, क्योंकि हमारे बड़े साहब ही इतना ज़्यादा बोलते हैं कि हमारी आम जनता की बात सुनते ही नहीं है। जैसे अभी इथेनॉल का मुद्दा चल रहा है, पूरे देश में लोगों की गाड़ियाँ खराब हो रही हैं, राम मंदिर में चोरी का मुद्दा चल रहा है, या हमारे बिहार सरकार में बहुत सारी समस्याएं, जैसे अभी भरत भूषण तिवारी जी की पुलिस के द्वारा हत्या कर दी गई, उसको नृशंस हत्या कहा जाए। बहुत दुखद खबर थी। तो जनता बोल रही है, लेकिन हमारे बड़े साहब सुन नहीं रहे। तो पिछले 2014 से, यानी कि 12 साल से हम बड़े साहब को फॉलो करते आ रहे हैं। तो बड़े साहब का लेसन है कि सुनना नहीं है, सिर्फ बोलना है। तो इसका खामियाजा पंचायत चुनाव में भी उम्मीदवारों को भोगना पड़ेगा। वो तो ऊपर से चलता आ रहा है ना, सिस्टम ही वैसा। नियम यह कहता है, जीत का नियम, विजय का नियम यह कहता है कि आप अपने मतदाता को जितना ज़्यादा हो सके सुनिए। बी अ गुड लिसनर। इसलिए कि सुनेंगे तब उनकी भावनाओं को, उनकी समस्याओं को आप समझेंगे और उसके बाद समाधान ढूंढ पाएंगे। लेकिन आमतौर पे होता क्या है कि उम्मीदवार ही ज़्यादा बोलते हैं और आम जनता बोलती ही नहीं है। हमारे यहाँ कैंपेनिंग का मतलब होता है कि मैं आपके दरवाजे पे आऊँ, मैं उम्मीदवार हूँ, आपको प्रणाम किया, चाची बुआ काकी नानी जो भी है, वोट हमरे के देवे के बाद हम हई करब, हम हऊ करब, हम हऊ करब, हमार सिंबल, हमार छाप हई है। मतलब रिश्तेदारी पे, जाति समीकरण पे, इन सारी। दूसरी चीज़ देखी गई है कि जो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है उसका भी वादा हमारे उम्मीदवार करते हैं। अब पंचायत स्तर के उम्मीदवार वादा कर देते हैं कि मैं आपको रोजगार दूंगा, हाँ, मैं आपको नौकरी दूंगा, सरकारी नौकरी दूंगा। पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल है। तो सबसे पहले जो भी इस बार 2026 में चुनाव नए लोग लड़ने वाले हैं, पुराने लोग तो बात सुनेंगे नहीं, तो नए लोगों के लिए कह रहा हूँ कि जो भी नए लोग लड़ने वाले हैं वे पहले अपने अधिकार और कर्तव्य दोनों को जान लें, और पंचायत स्तर पे केंद्र सरकार की और हमारे राज्य सरकार की कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। एक जनप्रतिनिधि के रूप में मुखिया हो, बीडीसी हो, जिला परिषद हो, आपके अधिकार में क्या क्या है, उसी के अनुरूप आप घोषणा पत्र बनाइए, उसी के अनुरूप आप लोगों से वादा कीजिए। बहुत से बहुत अधिक आप वादा कर सकते हैं नाली का, ग्रामीण सड़कों का, गलियों का, बिजली और स्वच्छ पेयजल नहीं, पेयजल का वादा कर सकते हैं। इसलिए कि आज़ादी के 75-78 वर्ष बीत जाने के बाद भारी भरकम बजट के बावजूद भी लोगों को स्वच्छ पेयजल हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार मुहैया नहीं करा पाई है, तो एक पंचायत स्तर के प्रतिनिधि के लिए असंभव है। तो आप पेयजल का व्यवस्था, जल की व्यवस्था की बात कीजिए, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की बात मत कीजिए। इसलिए कि हमारे सरकार के पास कोई ऐसी नीति नहीं है, चाहे वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार हो, कि वह आपके गांव में ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करा पाए। जैसे भी कई दशकों से दियारा इलाके में या नदी के किनारे के इलाकों में आर्सेनिक की बात हो रही है, जी जोर शोर से हो रही है, लेकिन आर्सेनिक रूपी जहर वाले पानी के लिए क्या समाधान प्रस्तुत किया है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। उसी तरह जो बाढ़ क्षेत्र के हमारे पंचायत प्रतिनिधि हैं या पंचायत के जो उम्मीदवार होंगे, हर साल बाढ़ आती है, हाँ, उन्होंने क्या कर लिया? कुछ हर साल बाढ़ के नाम पे हजारों हजार करोड़ का बजट आता है और उस बजट को चूहे खा जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ जैसे हमारे यहाँ थाने में शराब चूहे पी जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के थाने में मालखाने में रखा हुआ सोना चूहे खा जा रहे हैं। तो उसी तरह यहाँ बाढ़ के बजट को चूहे खा जाते हैं।
अब उसमें कोई पंचायत प्रतिनिधि वादा कर दे कि हम मुखिया बन जाएंगे या जिला परिषद बन जाएंगे या बीडीसी के उम्मीदवार बन जाएंगे या प्रमुख बन जाएंगे या जिले का चेयरमैन बन जाएंगे तो हम बाढ़ नहीं आने देंगे, हम गंगा मैया को, कोसी मैया को रोक देंगे। ये संभव नहीं है। पर ऐसा भी तो है, कोसी को हम रोक तो सकते हैं, इसके लिए बड़े प्लान्स तो बन सकते हैं। तो ये मतलब पंचायत स्तर की बात नहीं है। पंचायत स्तर की बात नहीं है, मतलब क्यों? अच्छा, क्यों रोकेंगे? क्यों रोकेंगे? कोसी के आप अपने नहीं, आप अपने पेट पे लात मारेंगी, पैर मारेंगी? नहीं मारेंगी। तो जितने भी हमारे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने बड़े बड़े नेताजी लोग हैं, उनकी रोजी रोटी है, उनके बच्चे यूरोपीय देशों में कैसे पढ़ेंगे, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में कैसे पढ़ेंगे, बहुत ही उनकी कोठियाँ कैसे तैयार होगी? यदि बाढ़ का समाधान ढूंढ लिया जाए तो जो अरबों खरबों का बजट हर साल आता है वो कैसे आएगा? फिर बाढ़ आने वाला 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में। हाँ, बारिश होगी, कोसी की दिशा बदलेगी। तो ब्यूरोक्रेट्स ने अपने अपने बेटे बेटियों को, घर वालों को वादा किया है कि बस जुलाई अगस्त तक वेट करो, मैं तुम्हारे लिए BMW वहाँ खरीद के भेज रहा हूँ, तुम उसी से बस्ती जाना। सर ये तो भले उनका बेटा कैलिफोर्निया पढ़ता हो। बहुत ही विचित्र चित्र तो खैर, दिखा रहे हैं। ये आज का मुद्दा हमारा ये नहीं, हमारा मुद्दा है पंचायत चुनाव। तो कहने का मतलब है कि आप अपने अधिकार और क्षेत्र को जानिए, उसी हिसाब से आप वादा कीजिए। आप कोई ऐसा वादा मत कीजिए कि चुनाव जीत जाने के बाद अगली बार आपको जनता के बीच में जाने में लज्जित होना पड़े, शर्मिंदगी महसूस हो। मतलब क्लियर है कि आप वही प्रॉमिसेस कीजिए जो फेक नहीं हो, आपके अधिकार क्षेत्र के अंदर हो, मतलब कुछ भी नहीं बेचना है बस वोट लेने के लिए। सही बात बोलिए जिस पे आप खरे उतर सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि आप कहना चाहते हैं कि जनता के बीच रहिए, उनकी समस्याओं को समझिए, उनको सुनिए, अपना बोलने से ज़्यादा पहले ध्यान दीजिए कि वो हमसे क्या कहना चाहते हैं, मतलब पीपल कनेक्ट। दूसरी बात है कि हमारे यहाँ पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, होनी चाहिए। कभी कभी पिकनिक मनाने के लिए उनको एक जगह बुलाया जाता है, या भारत दर्शन करने के नाम पे फंड आती है, उस फंड के को दे के उनको भेजा जाता है हैदराबाद, गुजरात, यहाँ वहाँ अमूल का मॉडल देख के आओ, ये मॉडल देख के आओ। वो कुछ नहीं है। हमारे 80% पंचायत प्रतिनिधि जो आज हैं, वो चाहे जिला परिषद हो, चाहे बीडीसी हो, चाहे मुखिया हो, कोई भी वे अपने अधिकार के बारे में नहीं जानते हैं कि बिहार सरकार ने कौन कौन से अधिकार उनको दिए हैं, जी। मेरा उनके अधिकार क्षेत्र में क्या आता है, या केंद्र सरकार ने कौन कौन से अधिकार दिए हैं, उनके अधिकार क्षेत्र में क्या आता है, यही पता नहीं है। तो ये जब पता नहीं आएगा तो आप वहाँ के जिला अधिकारी से क्या लड़ेंगे? आप बहुत होगा वीडियो तक जाएंगे। हाँ, वीडियो बहुत ही सहज उपलब्ध है, आप उसको डांट देंगे, आप उससे झगड़ लेंगे। लेकिन आपको अधिकार पता रहेगा तो आप अपने डीडीसी से बात करेंगे, आप अपने जिला अधिकारी से बात करेंगे, आप राज्य स्तर पर आके सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी से बात करेंगे। तो हमारे यहाँ राज्य सरकार की मंशा ही है कि इन्हें प्रशिक्षित नहीं करना है। लेकिन मेरा मतदान इंडिया का संकल्प है कि हम धीरे धीरे इस चैनल के माध्यम से और भी अन्य रूपों में प्रशिक्षित करेंगे लोगों को, और साथ साथ उम्मीदवारों को भी। उम्मीदवारों को ही प्रशिक्षित करेंगे, क्योंकि पहले उम्मीदवार अपना अधिकार और कर्तव्य जाने। और मेरी आने वाली बुक, मैंने एक महीने में मेरी पुस्तक आ रही है, पंचायत चुनाव कैसे जीते। लेकिन वह पुस्तक का एक पार्ट है कैसे जीते। अच्छा। बाकी उसमें 16 पार्ट है पंचायत के अधिकार और कर्तव्य के बारे में। यानी कि भारी भरकम पुस्तक है, उसको आगे चल के शोधार्थी भी माने उसका उपयोग अपने शोध कार्यों के लिए कर सकते हैं। सरकार भी अगर चाहे, हमारी सरकार नहीं तो अदर स्टेट की सरकार चाहे कि हमें पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करना है, तो उसमें भी उसका उपयोग होगा। तो उस पुस्तक को पढ़ के जिनको इच्छा होगी वे प्रतिनिधि अपने अधिकार और क्षेत्र के बारे में जानेंगे। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपने बोला, अभी अपने शुरुआत में ही कहा कि बाहर के कुछ, अगर हम दूसरे स्टेट का एग्जाम्पल ले तो वहाँ के ग्राम पंचायतों में कुछ बहुत अच्छे काम हुए हैं जो विधानसभा वगैरह के स्तर पे नहीं हुआ है। पर बिहार का ग्राम पंचायत का एक डिफरेंट व्यू दिखाया है आपने व्यूअर्स को, जहाँ बजट को लेके हो, या वो बाढ़ को लेके हो, या सड़क जल जमाव किसी भी चीज़ को लेके हो, तो उनको एक तो रीज़न क्लियर हो रहा है कि उनको उनके अधिकारों का नहीं पता है। और दूसरा, ऐसा क्या कारण है कि जिसके कारण बिहार का ग्राम पंचायत वैसा दूसरे स्टेट के ग्राम पंचायत के बराबर का काम नहीं कर पा रहा है?
सबसे बड़ा रीज़न है कि जैसे मान लीजिए मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूं, मैं जिस गांव का हूं, मेरा पंचायत है। उस पंचायत में मुख्यतः 3 जाति के लोग हैं, राजपूत, यादव और ब्राह्मण। तो अधिकांश समय तक ब्राह्मण ही वहाँ के ग्राम प्रधान या पंचायत प्रधान या मुखिया रहे हैं। उसके बाद यादव जी हुए हैं। तो जो पंडित जी थे वो पंडित जी तक सीमित थे कि बस अपने ही गांव में, जो ब्राह्मण गांव है, 3 गांव है हमारे पंचायत में, और तीनों अलग अलग कास्ट का है। मूलतः एक ब्राह्मण डोमिनेटेड और एक राजपूत डोमिनेटेड और एक यादव डोमिनेटेड, बाकी मिश्रित लोग हैं। तो ब्राह्मण वर्ग से जो मुखिया है वो सिर्फ अपने गांव तक सीमित रहे। यादव जी जो मुखिया है वो अपने यादव अपने ही गांव तक सीमित है, इलाके से। मेरे गांव से अभी तक कोई मुखिया हुआ नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब कि ऐसा क्यों? जब तीनों गांव को आप ध्यान में रखेंगे, तीनों गांव के मिला के अब आम सभा है, ग्राम सभा और पंचायत सभा, दोनों में अधिकांश लोग अंतर नहीं कर पाते। हाँ। अगर बिहार का सर्वेक्षण किया जाए कि कितने हमारे मुखिया जी लोग ने ग्राम सभा किया और उस ग्राम सभा में कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट किए या कर सकते हैं, उसका रजिस्टर कहाँ है? तो अधिकांश मुखिया जी लोग पास रजिस्टर नहीं है। दूसरी बात कि हमारे मतदाताओं को पता नहीं है कि ग्राम सभा में कौन पार्टिसिपेट करेगा, कौन पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और सारे निर्णय इसी सभा में, जैसे वैदिक एज में 2 तरह की सभाएं होती थी। एक होती थी समिति और एक होता था विदत और एक होती थी, भूल रहा हूँ, 3 सभाएं थी मुख्य। तो उन 3 सभाओं में ही निर्णय होता था। तो आज अगर कोई निर्णय लेना है, जैसे मेरे एक गांव के बारे में कोई निर्णय लेना है, तो मुखिया जी अकेले ले रहे हैं। सिर्फ कागज़ पे है कि हमने ग्राम सभा आयोजित की, आम सभा आयोजित की, उसमें ये निर्णय ऐसे पारित हुआ। मतलब प्रैक्टिकली वो कभी जैसे अभी आपने लोकतंत्र की बात की, अगर अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए कि सही मायने में भारत में लोकतंत्र है? आज की डेट में तो मैं ये महसूस नहीं करती हूँ। नहीं, आज की डेट में क्या, मैंने जब से होश संभाला, पढ़ना लिखना शुरू किया और जब से समझा कि लोकतंत्र क्या होता है, उस समय से मुझे ये महसूस हुआ कि हमारे यहाँ तो लोकतंत्र है ही नहीं। तो मैंने अपने टीचर से, प्रोफेसर से क्वेश्चन किया, तो उन्होंने कहा कि इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी संभव नहीं है। मैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात नहीं कर रहा हूँ, इतना पॉपुलेशन में डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं होगा, लेकिन इनडायरेक्ट है। लेकिन मेरे बारे में कोई निर्णय लिया जा रहा है। हाँ, और वो मुझे पता नहीं। और मैंने मुझे ही पता नहीं। हाँ, ये चीज़ तो है। एथनॉल ब्लेंडेड गाड़ियाँ, एथनॉल कंप्लीट गाड़ियाँ नहीं आई और निर्णय ले लिया गया कि 20% एथनॉल डाला ब्लेंड हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो जो 2023 तक की गाड़ियाँ हैं, 24 तक की गाड़ियाँ हैं, करोड़ों गाड़ियाँ, उनका क्या होगा? उसमें भी आप जबरदस्ती सवार है। हाँ। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक की तरह आप कोई भी डिसीजन ले लेते हैं और कहते हैं कि लोकतंत्र है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि भारत डेमोक्रेसी नहीं, अब पार्टियाँ नहीं, जैसे पार्टियाँ मान लीजिए, पार्टियाँ पार्लियामेंट में, लोकसभा में या राज्यसभा में वोटिंग करती हैं किसी भी मुद्दे को लेके, तो पार्टी के मेंबर जितने भी सांसद या जितने भी विधायक हैं वे बाध्य हैं अपनी पार्टी के पक्ष में ही वोट करने के लिए। कौन सा लोकतंत्र है? हमारी संसद में बहस होता है, क्या बहस होता है? क्या बहस होता है? मुद्दों पे होता है। बहस में क्या होता है कि हमारा अपना अपना विचार हम रखें जी, जो उचित होगा उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। लेकिन यहाँ एक आदमी तय कर देता है जो पार्टी का सर्वोच्च होता है, चाहे वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठा हो या उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, कि ये निर्णय लेने जा रहा हूँ, ऐसा आपको बोलना है, ऐसा आपको करना है, मत डालना है। फिर ये डेमोक्रेसी तो नहीं हुई ना। व्हिप जारी कर दिया जाता है कि आपको अनुपस्थित नहीं होना है, आपको वोट डालना है, भले उस लोकसभा के मेंबर को, सांसद को या हमारे विधायक को लग रहा है कि गलत है या जनता के हित में नहीं है या खुलेआम लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लेकिन फिर भी वह पार्टी के आदेश का पालन करने के लिए मजबूर है। लोकतंत्र कहाँ है? आपका निर्णय ले लिया जाता है कि आपका ग्रेजुएशन 3 साल तक होता था, अब 4 साल में होगा, और पीजी 1 साल का होगा। दोनों में क्या अंतर है? हाँ,
मेरे बारे में निर्णय ले लिया जाता है कि 10th तक 12th तक मैं जो भी पढ़ूंगा वह भारत के किसी भी कंपटीशन में, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में नहीं आएगा जी। तो कौन निर्णय ले रहा है? लेकिन पढ़िएगा आप वही। बाकी पढ़ने के लिए कहा जाइएगा कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपना खेत बेचिए और कोचिंग इंस्टीट्यूट में कब फीस दीजिए। लोकतंत्र कहाँ है? मेरे बच्चे को पता नहीं है कि मैं किस जाति का हूं, उसकी जाति सरकार तय कर देती है, घोषित कर देती है। यूनिवर्सिटी में यदि मैं पढ़ता हूं तो घोषित कर देती है कि ये इस कास्ट का है। इस कास्ट का है। क्या है ये लोकतंत्र है? खैर, लोकतंत्र का एक नाटक चल रहा है इस देश में। उसी नाटक में हम लोग भी अपने अपने हिसाब से अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। तो इस भूमिका में आज हम बात कर रहे हैं पंचायत प्रतिनिधियों की। तो पंचायत प्रतिनिधियों के लिए जीतने के लिए 2-3 चीज़ें गांठ बांध लें। पहला है कि हम अधिक से अधिक अपने मतदाताओं को सुने। दूसरी बात है कि आप वास्तविक वादा करें, जो आपके अधिकार क्षेत्र में है वही आप लोगों से कहे कि ये मैं कर पाऊंगा। तीसरी है कि अपने अपोनेंट की निंदा या शिकायत कभी मत कीजिए। जैसे हमारे बड़े साहब इतने 70-75 साल बीत जाने के बाद भी नेहरू जी नेहरू जी नेहरू जी नेहरू जी नेहरू जी करते हैं, तो उस तरह से आप मत करिए। फोकस अपने पे इसलिए होना कि चाहिए, अपनी आपके साथ जो लोग तो हैं, जो जुड़ने वाले लोग होंगे वो आपके साथ जुड़ेंगे नहीं। इसीलिए जितना कम हो सके अपने अपोनेंट, अपने अपोजिशन की निंदा कम कीजिए। अपने बारे में बताएं। तीसरा है कि जो आप टीम गठित करते हैं उन्हें प्रशिक्षित कीजिए। उस प्रशिक्षण में मतदान इंडिया जैसी एजेंसी की सहायता लीजिए। अब प्रशिक्षण क्यों जरूरी है? कहने को गांव में बैठा हर आदमी चुनाव जिताने वाला जादूगर है। चाय के दुकान से लेकर गली नुक्कड़ तक डेटा और डाटा पे चर्चा होती रहती है, चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान और कुछ दिन चुनाव के बाद तक। लेकिन हकीकत यह है कि कोई भी उम्मीदवार यदि अपना टीम गठित करता है तो एक टीम में उसका ऐसा होना चाहिए कि जो सोशल मीडिया का दौर आज है, हमारे बड़े साहब सोशल मीडिया के ही बनाए गए माने साहब है, तो सोशल मीडिया को इग्नोर नहीं करें। उसके लिए एक आदमी को जिम्मेदारी दीजिए। एक रखिए संपर्क अभियान को संचालित करने वाला, इसलिए कि एक व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहा है उसे बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रहती है, तो एक रखिए संपर्क अभियान को संचालित करने वाला। एक रखिए बूथ लेवल के जो भी आपके कार्यकर्ता होंगे उनको संचालित करने वाला, उनको प्रशिक्षित करने वाला, क्या करना है नहीं करना है। और एक रखिए स्पाई, जासूस, जैसे हमारे बड़े साहब ने रखा है। उस स्पाई का काम क्या है कि किस वार्ड में, किस टोला में, किस मोहल्ले में आपके बारे में क्या चर्चा हो रही है। तो स्पाई प्रमुख, उसके अंडर में और भी लोग रहेंगे। तो इस तरह मिला के 4-5। एक रखिए डेटा का विश्लेषण करिए। यानी आप दिन भर घूमते हैं तो शाम को जो भी फीडबैक मिलता है सबसे, सोशल मीडिया का फीडबैक लीजिए, संपर्क अभियान का फीडबैक लीजिए, स्पाई जो आपने रखा है उनका फीडबैक लीजिए, और सबका विश्लेषण करने में जो माहिर हो उस तरह का भी एक मेंबर रखिए। इस तरह से एक टीम बनाइएगा, तब जाके आप चुनाव में जीत सकते हैं जी। तो ऐसा ही आपको 24/7 मदद करने के लिए हमारी मतदान इंडिया है, इसकी सेवा लोग ले सकते हैं हमसे जुड़कर। क्यों सर, आपने ये तो बहुत अच्छे से क्लियर किया कि कैसे स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी आपने एक बात कही कि हम लोकतंत्र की बात करते हैं, हमारा संविधान, हमारा देश लोकतांत्रिक है, लेकिन हमारा लोकतंत्र कहीं छिप गया है, हमारे अंदर नहीं है। लेकिन वहीं हम ये भी जानते हैं कि लोकतंत्र की शुरुआत तो लोगों से होती है, और लोगों का जो सबसे पहला चरम है वो पंचायत ही होता है, जहां वो डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं एक एक लोग से। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसा होना चाहिए हमारा लीडर, या उनकी पॉलिसीज कैसी होनी चाहिए कि वापस से वो लोकतंत्र स्थापित करने में हमारी मदद लीडर करे? का मतलब ये होता है कि लोगों से कनेक्ट कर पाए। बड़े साहब की 2-3 साल पहले तक खासियत क्या थी कि उन्होंने मीडिया को दरकिनार करके सीधे आम जनता से अपने आप को कनेक्ट किया, आम जनता से संवाद स्थापित की, उनकी भावनाओं की नब्ज को पकड़ा और उसी अनुरूप बात करने लगे। जी बिल्कुल। कि अगर आप राम से खुश हैं तो मैं राम की बात करूंगा,
अगर आप पाकिस्तान की बुराई करने से, पाकिस्तान की निंदा करने से, या आप नेहरू जी की निंदा करने से खुश है तो मैं उनकी निंदा करूँगा। तो लीडर इसी तरह से अपने को कनेक्ट करता है। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा कि अधिक से अधिक मतदाता को सुनिए, क्योंकि पंचायत लेवल पर आपके पास बहुत बड़ी कोई एजेंसी नहीं है जो सब कुछ डेटा खंगाल के आपको प्रस्तुत करेगी बड़े साहब की तरह। बड़े साहब की टीम में लाखों लोग काम करते हैं। जी बिल्कुल। तो उनको एक एक वस्तु स्थिति का पता होता है। लेकिन आपको जनता को सुन के पता लगाना है कि जनता 2026 पंचायत चुनाव में क्या चाहती है, उसी के अनुरूप आप स्ट्रेटजी, अपनी रणनीति बनाएंगे। तो क्या आपने पंचायत चुनाव के कुछ ट्रेनिंग और प्रशिक्षण की भी बात कही थी? तो हमारा वेबिनार शुरू हो रहा है, यह निःशुल्क वेबिनार है। जो लोग भी मतदान इंडिया के वेबिनार से जुड़ना चाहते हैं उसमें जुड़ पाएंगे, और उम्मीदवार जो भी मुखिया या बीडीसी या जिला परिषद, उनके अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है, चुनाव में जीतने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या टिप्स होने चाहिए, नैतिक अनैतिक कुछ भी नहीं, वे सारी चीज़ें हमारे वेबिनार से जुड़कर वे पा सकते हैं। ये जो प्रशिक्षण की प्रक्रिया है या फिर आपकी जो स्ट्रैटेजी, आपने जो पॉइंट्स बेसिकली हाईलाइट करके बताई, अगर कोई पॉलिटिकल लीडर उस चीज़ को फॉलो करता है तो वो देश में या फिर गांव में ही वो वापस से लोकतंत्र स्थापित करने में मदद करेगा। देखिए, पहले बचपन में तो हम लोग को पढ़ाया गया था कि नेता जन्मजात पैदा होते हैं, लेकिन पिछले 2 दशकों से हम देख रहे हैं कि नेता पैदा नहीं होते हैं, नेता बनाए जाते हैं। अच्छा, तो नेता बनाता कौन है? आम धारणा है कि नेता कौन बनाता है? भाई जनता बनाती है, जनता जिसको चुन रही है। लेकिन जनता अप्रत्यक्ष रूप से नेता बनाती है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं बनाती है। जनता का माइंड सेट या उनके माइंड को रेगुलेट कौन कर रहा है, कौन नैरेटिव सेट कर रहा है कि इस नैरेटिव पे जनता ऐसा रिएक्ट करेगी। मतलब जो पब्लिक देख रही है वो तो रियलिटी जनता नहीं है। मतदान इंडिया जैसी एजेंसियां नेता बनाती है, नेता अब पैदा नहीं होते हैं। जैसे हमारे ही देश के एक बहुत बड़े परिवार से, जिनके खानदान ने ही इस देश पे राज किया, उनको नेता बनाने के लिए विश्व स्तर की एजेंसियां लगी। हमारे यहाँ की जो सबसे पॉपुलर एजेंसी है, सबसे पॉपुलर व्यक्ति हैं, वो भी 2-3 साल तक लगे रहे, लेकिन वो नेता नहीं बन पाए। और 2008 से ही हमारे बड़े साहब के लिए देश के बड़े बड़े उद्योग घराने लगे, कई एजेंसियां लगी, और उनको उन्होंने नेता बना दिया। और नेता ही नहीं बनाया, इन्हीं एजेंसियों ने विश्व नेता भी बना दिया। तो नेता अब पैदा नहीं होते, नेता बनाए जाते हैं। अब सब कुछ बनाया जाता है। जैसे आम धारणा थी कि जीनियस बच्चे पैदा होते हैं, जीनियस बच्चे पैदा नहीं होते हैं, जीनियस बच्चे बनाए जाते हैं। उस पर भी मेरी किताब आ रही है, 6X नेक्स्ट जेन स्टडी प्रोग्राम। वह उस वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि जीनियस बच्चे, ब्रेन सबके पास होता है, पैदा नहीं होते हैं। कुछ चीज़ों को फॉलो करके, कुछ चीज़ों को फॉलो करके बन जाते। उसी तरह से नेता जन्मजात नहीं होते, बनाए जाते हैं। मतदान इंडिया जैसी एजेंसियां और बहुत सारी एजेंसियां देश में है, वो नेता बनाती है। तो सर, मतदान इंडिया का क्या रोल है कि वो कैसे ऐसा नेता बनाएगी जो नेता जनता के लिए तत्पर हो? यदि आपसे कोई पूछे कि इस पूरे वर्ल्ड को कौन चला रहा है या इंडिया को ही कौन चला रहा है, तो आमतौर पे आम आदमी का क्या उत्तर होता है कि हमारी सरकार चला रही है। लेकिन फिर आएगी सरकार को कौन चला रहा है, तो सरकार के पीछे जिसने निवेश किया है, प्राइवेट सेक्टर, वो चला रहा है। यानी कि कुछ औद्योगिक घराने जैसे हमारे देश को चला रहे हैं, उसी तरह से पूरी दुनिया के देश को चला रहे हैं। भारत के देश कहा गया है कि तुलसीदास जी ने लिखा है कि समर्थवान को कोई दोष नहीं होता है, समर्थ को दोष कछु नाही गोसाई। तो किसी भी टीवी डिबेट पर या पॉडकास्ट में या आम जनता आपस में यह चर्चा करती रहे अपनी समस्याओं के बारे में, पूरा देश एथेनॉल चिल्ला रहा है, एथेनॉल जी, कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, होगा भी नहीं। तो आपने पूछा था कि मतदान इंडिया नेता कैसे बनाए, कैसे बनाएगी जो लोकतंत्र स्थापित करने में मदद करे। तो नेता एक तो बनाते हैं, तो उन्हीं को हम बनाएंगे ना जो हम लोगों से जुड़ेंगे। और क्यों बनाएंगे? अब पूरी कक्षा में 40 बच्चे हैं,
40 बच्चे में कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई ब्यूरोक्रेट्स बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई किसान बनेगा, कोई शिक्षक बनेगा। लेकिन जो शिक्षक पढ़ाता है उसका उद्देश्य क्या होता है कि हमारे सारे बच्चे अच्छे करें। तो मतदान इंडिया के पास अगर 100 लोग हमसे संपर्क करते हैं तो हम तो यही चाहेंगे ना कि 100 लोग गांधी की तरह, सुभाष चंद्र बोस की तरह लीडर हो। जी बिल्कुल। लेकिन गांधी और सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह बनने के लिए कोई किसी एजेंसी के पास नहीं आएगा। वो उनके अंदर की एजेंसी के पास क्यों आएगा? एजेंसी भी अपने सेवा के बदले में उनसे कुछ लेगी, नहीं लेगी तो एजेंसी का काम कैसे चलेगा? तो अगर वे कुछ निवेश करेंगे तो बदले में भी चाहेंगे कि अगर हमने अपने में 50 लाख निवेश किया है तो इसका रिटर्न क्या मिलेगा। तो मैंने इसीलिए कहा कि नेता बनाया जाता है, नेता बनते नहीं है। नेता खुद जन्मजात नहीं होते, जन्मजात का दौर चला गया। जन्मजात नेता में केवल त्याग इन्वेस्ट होता है, सेक्रीफाइस, और कुछ भी इन्वेस्ट नहीं होता है। भगत सिंह को किसी ने नेता नहीं बनाया था, सुभाष चंद्र बोस को किसी ने नेता नहीं बनाया था, गांधी को किसी ने नेता नहीं बनाया था। उनके त्याग ने उन्हें नेता बनाया। आज उस त्याग की बात करेगा कोई? नहीं। अगर उस त्याग की बात करेगा तो वह जीवन में कभी भी नेता नहीं बन पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप जनता का प्रतिनिधि बन के जनता की भलाई के लिए काम करें, फिर भी आपको मतदान इंडिया जैसी एजेंसियों का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक अकेला आदमी नहीं कर सकता। आपको किसी न किसी के साथ जुड़ के करना होगा। बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहा सर ये बातचीत। बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आई। आपने बहुत क्लियरली व्यूअर्स को बताया कि अभी क्या चल रहा है और कैसे क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे तो उनकी जीत सुनिश्चित होगी। बहुत जगह हम लोग विषयांतर भी हुए हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव से भावनात्मक चुनाव ही पंचायत चुनाव। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो पंचायत में भावना ही काम करती है। बट ओवरऑल आप ये डिस्कशन बहुत हेल्दी रहा। थैंक यू सो मच सर अपना इम्पोर्टेंट टाइम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। दोस्तों ये याद रहे कि पंचायत चुनाव केवल अपनी प्रतिनिधि चुनने की प्रक्रिया नहीं है, यह एक मौका है जिसमें आप अपने गांव को, अपने भविष्य को कैसी दिशा मिलेगी उस चीज़ को आप तय कर सकते हैं। तो अपना प्रतिनिधि सोच समझ के चुनिए। और हमारा और मतदान इंडिया का आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वोट कीजिए और सोच समझकर अपना प्रतिनिधि चुनिए। हमारा ये बातचीत अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मतदान इंडिया से जुड़ने के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या इस एड्रेस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।